नमस्ते। आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है किसान की चर्चा में, किसान की पंचायत में। और आज हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे साथ सुभाषिनी अली जी भी हैं। सुभाषिनी अली जी मजदूरों की, किसानों की बातों के लिए कितने सालों से लड़ रही हैं और अनटायरिंग वो है बिल्कुल। और आतमजीत जी, मैं आपसे पूछूं क्योंकि मुझे कल पता लगा, मुझे नहीं था, मैंने कल पढ़ा कि आप मेवात अभी गई थी सुभाषिनी जी, मेवात में जो समस्या हुई थी। तो मेरे दर्शकों को थोड़ा मेवात की समस्या और कैसे सुभाषिनी जी ने वहां क्या क्या आप लोग कह के आए हैं, आगे क्या वे फॉरवर्ड है, जरा इस पे थोड़ा बता दें। जी, असल में क्या है कि मेवात में 30 मई को एक महापंचायत की गई, जिसमें करनी सेना, हिंदू वाहिनी, हिंदू जागृति मंच और बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद थे। उसमें एक नंद किशोर गुर्जर भी मौजूद थे, जो लोनी के एमएलए हैं, और 26 जनवरी प्रोग्राम में वो डिसरप्शन करने आए थे हमारे गाजीपुर, लूटपाट मचा के और वहां पे उसको खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस वालों के साथ गुर्जर समाज को लेकर कुछ बीजेपी के वहां पे लोग थे और ये एमएलए थे। और वहां पे एक नरेश कुमार नाम का आदमी भी था, जिसने ट्रेन में, चलती ट्रेन में एक जुनैद नाम के लड़के का कत्ल किया था। तो ये नरेश कुमार, नंदकिशोर गुर्जर और करनी सेना के अम्मू, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने पद्मावत केस में भी गर्दन उतारने की बात की थी प्रोड्यूसरों की, तो ये लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने एक धार्मिक सांप्रदायिकता का इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की कि ये जो लड़का आसिफ खान मारा गया, वो बेचारा अपने गांव से कहीं दवा लेने सोना जा रहा था अपने घर वालों के लिए, और कहीं कोई पुरानी दुश्मनी थी इनकी आपस में पड़ोसियों की, तो वहां पे वो लड़के को 12-15 लोगों ने मार पीट के उसको मार दिया। और उसके बाद जो है वहां पे एक ये महापंचायत बुलाई गई, जिसमें ये करनी सेना और बीजेपी के लोग मौजूद थे, और उन्होंने वहां पे सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की। और अगले दिन बहुत बड़ा न्यूज़पेपर आर्टिकल आया, सब तमाम न्यूज़पेपर्स में, कि महापंचायत में कह दिया गया है कि ये मुसलमान के जो कातिल हैं वो देश विरोधी नहीं है और उनको छोड़ दिया जाए। 12 में से इनफैक्ट 4 लोगों को छोड़ भी दिया गया। 8 लोग अभी भी जो हिरासत में नामजद थे। हैं, जी, जो नामजद है, नामजद लोगों को। नामजद लोगों को 4 लोगों को छोड़ दिया गया और 8 लोग जो है अभी भी अरेस्ट में हैं या उनकी बेल हो गई है, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। तो अब उसमें हुआ क्या कि मैसेज एक जो अक्रॉस गया वो ये कि किसान आंदोलन को बदनाम करने की फिर से कोशिश की गई कि यहाँ भी हिंदू मुसलमान। और मैंने देखा, मेरे कई दोस्तों ने मुझे फोन किया और ये बात करने की कोशिश की कि भैया ये सांप्रदायिकता जो है किसानों में कैसे आ गई। मैंने कहा यहाँ किसानों में ना कोई हिंदू जाट है, ना कोई मुसलमान जाट है, ना कोई सिख जाट है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक मुजफ्फरनगर में लेबोरेटरी लगाई गई आरएसएस की, जिन्होंने हिंदू जाटों और मुसलमान जाटों को लड़ाया और मुजफ्फरनगर में दंगे कराए थे 2017 के इलेक्शन। और 2019 में वो इंजेक्शन जो है चला हिंदू मुसलमान का। अब ये किसान विरोधी सरकार के आने के बाद और इनके तीनों काले कानून लाने के बाद ये इंजेक्शन का असर खत्म हो गया। तो ये फिर से एक सांप्रदायिकता की ये जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि लोग सांप्रदायिक हों, आपस में लड़ें, और फिर हिंदू मुसलमान हो तो जो है वोट बढ़ जाए और बीजेपी फिर से पावर। जी, सुभाषिनी जी, मैं आपसे एक चीज और इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि आप जब भी मेरे शो में, और मैं बाकी भी आपको फॉलो करता हूं, तो आपका जो संघर्ष है, आप जो लोगों के लिए लड़ती हैं, लेकिन जो प्रेजेंट नैरेटिव है उसमें आपको मनाया जाता है कि आप तो वामपंथी हैं और वामपंथी इस देश में, उनका इस देश से मतलब नहीं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो देश की सबसे अच्छी सरकार चल रही है केरल की, जो सारे पैरामीटर्स पे नंबर 1 है, चाहे वो लड़कियों की पढ़ाई हो, चाहे वो कोरोना का मैनेजमेंट हो, चाहे वो कोई भी पैरामीटर हो, यूपी में आप लोग, जब ये किसानों की बात हो रही है, इन सब चीजों की बात हो रही है, यूपी में समहाउ किसान की बात को लेके वो आप लोगों का दबदबा नहीं है जो दबदबा होना चाहिए, हम सब लोगों को लगता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और एक जमाना था, आपको मालूम है, आप पूर्वांचल के हैं, जब झारखंडे राय, सरजू पांडे और ये तमाम लोग थे। लेकिन हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि वो लोग एक तरह से जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब जो भूमिहीन थे उनको जमीन मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और आपको ध्यान होगा कि बचपन में आपके कम्युनिस्ट पार्टी को चमरऊ पार्टी कहा जाता था, कि जो चमारों की पार्टी है, भूमिहीनों की पार्टी है। लेकिन उसके बाद, आजादी के बाद, जो थोड़ा बहुत यहाँ लैंड रिफॉर्म हुआ, ये जमींदारी एबोलिशन हुई, तो ये जो बीच के जातियां हैं, ओबीसीज, मिडिल कास्ट, इनको कुछ कुछ जमीन मिली और इनको खेती अपने मतलब पैरों पर खड़े होकर के करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला। तो वो जो पुराना जो बेस था वो काफी हद तक बिखर गया।
लोगों के अंदर कम्युनिस्टों के बारे में अच्छी धारणा, अच्छी भावना थी, लेकिन उस तरह से उनका क्लास एक तरह से बदल गया, वो भूमिहीन से भूमिवान बन गए। जी और फिर आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में खास तौर से जातिवाद का बहुत गहरा असर है। और जातिवाद ऐसी एक चीज है, कई लोग जाति के आधार पर न्याय की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं कि इन जातियों को जोड़ दो तो एक बड़ी लड़ाई हो जाएगी। लेकिन हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि जातिवाद को या वर्ण व्यवस्था को तो बनाया ही इसलिए गया है कि लोग एक दूसरे से अलग रहें, जी जुड़ न पाए। डॉक्टर अंबेडकर का मैं पढ़ रही थी एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन, उसमें उन्होंने इतना अच्छा लिखा है। मतलब ये तो अगर कभी कोई प्रगतिशील सरकार बनेगी उत्तर भारत में तो ये तो एक सिलेबस की किताब होनी चाहिए, समाज शास्त्र में ये पाठ्यक्रम की पुस्तक होनी चाहिए, जाति का उन्मूलन। और उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि ये आखिर इतने दिन चला कैसे, जब इसमें इतने बड़ी संख्या में लोग असमानता के शिकार हैं, तो आखिर ये आज तक जीवित क्यों है। और उन्होंने उसका विश्लेषण किया कि ये इसलिए जिंदा है कि एक तो एक तरह से सांस्कृतिक आदर्श जो लोगों के सामने और समाज के सामने रखे गए हैं वो ब्राह्मणवादी आदर्श हैं कि आपको इनकी तरह होना चाहिए, तभी आप समाज में अच्छे कहलाएंगे, ऊंचे कहलाएंगे। और फिर उन्होंने इस बात को लिया है कि हर जाति को अपने से नीचे की जात से घृणा होनी चाहिए और अपनी उसको दूरी बनाए रखनी चाहिए। जितनी दूरी वो बनाएंगे उतनी वो रिस्पेक्टेबिलिटी या मतलब ऊपर की तरफ उठ पाएंगे। और ऊपर की जातियों के साथ जितनी नजदीकी वो बनाएंगे उतने ही उनका स्तर समाज के अंदर ऊंचा होगा। तो ये जो धारणा है, अब आप देखते हैं कि ये विभिन्न जातियों के बीच में तो है ही, ये एक जाति में उपजातियों के बीच में भी ये धारणा है। उपजातियां अपने आप को एक दूसरे से ऊंचा और एक दूसरे से नीचा समझती हैं। तो ये जो जातवाद हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत मतलब जिसको कहना चाहिए डीएनए का हमारी रगों में पहुंचाया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में और दक्षिण में बहुत बड़ा अंतर ये है कि हमारे यहाँ उच्च जाति के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है समाज के अंदर। जी मतलब कहीं 15%, कभी 20%, कहीं 30%, कहीं 65%। और जमीन की मिल्कियत और साधनों की मिल्कियत भी उनके हाथ में बहुत हद तक आज भी है। अगर आप जाएं तमिलनाडु में तो वहां आप देखेंगे कि ब्राह्मणवाद का असर तो आज भी है, क्योंकि वो तमाम जो रीति रिवाज और दूसरी चीजों के माध्यम से, लेकिन उनके पास न जमीन है, न तमाम साधन है, और नौकरियों में अफसरशाही में भी अब उनकी गिनती बहुत कम हो गई है। ये पिछले 50-60 सालों की प्रक्रिया है। और अब जाकर के उनका जो वर्चस्व था, जिसको हम लोग कहते हैं उनका जो पूरे समाज के ऊपर वो हावी थे, वो काफी कम हुआ है। लेकिन ये नहीं कह सकते वहां भी खत्म हुआ है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो इसका बिल्कुल उल्टा है। जी इसके विपरीत आज भी हर क्षेत्र में, इंक्लूडिंग मतलब संस्कृति के क्षेत्र में, सोच के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, और इसके अलावा साधन संपन्नता के क्षेत्र में आज भी उच्च जातियां हावी हैं। और हमारे यहाँ उच्च जातियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। आप देखिए उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिया सभी आते हैं। आप दूसरे राज्यों में जाएंगे तो इन जातियों की संख्या नगण्य है, बिल्कुल बहुत कम लोग हैं। तो यहाँ पर जातिवाद का ये जो जबरदस्त असर है, निश्चित तौर पर वो वर्ग वर्गीय एकता को बहुत बुरी तरह से खंडित करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कास्ट डिवीजन जो है वो केवल श्रम का विभाजन नहीं, श्रमिकों का विभाजन है। और मुझे मानने में कोई वो हिचक नहीं है कि अक्सर हम लोग जो समाजवादी हैं या जो वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, अक्सर हम लोगों ने इस बात की गंभीरता को नहीं समझा है कि हमारे अपने जो कामकाजी वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो भूमिहीन लोग हैं, जो दलित हैं, जो किसान हैं,
उनके अंदर भी जाति की भावना और जाति की पहचान कितनी जबरदस्त है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण है हमारे पूरे आंदोलन के बहुत पिछड़ जाने से। और आपको ध्यान होगा जब तक मतलब सपा और बसपा बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुए थे, तब तक के लिए तो कम्युनिस्टों का प्रभाव पॉकेट्स में था, 2-4 एमएलए हमारे जीत जाते थे। तो लेकिन इन जातियों पर आधारित पार्टियों का वर्चस्व जब बढ़ा तो हमारे जनाधार पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। और हमारे जनाधार में जो पिछड़ी जात के लोग थे और दलित जात के लोग थे, उनको लगा कि अब तो हमारी सरकार बन रही है, अब तो हमारा राज बन रहा है, तो हम इनके साथ क्यों रहें, हम वहीं जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी हम तो मानते हैं कि जितनी मेहनत हम लोगों को करनी चाहिए नहीं करते हैं। सोचने, समझने, विचारने, लिखने, पढ़ने में जितना पहले कम्युनिस्टों का वर्चस्व था वो बहुत घट गया है थोड़ा। अब वो फिर से बढ़ रहा है हिंदी भाषी क्षेत्र में, लेकिन अभी भी अपने आप को प्रोजेक्ट करने में उस तरह की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं जो पहले नहीं थी। मुझे याद है कि कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 14 में, मैं आजमगढ़ गई थी। मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करती हूँ। वहां हम लोगों ने पार्टी से एक कैंडिडेट लड़ाया था। तो जब हम लोग गांव में जाते थे तो गांव के बुजुर्ग लोग निकल करके आते थे और कहते थे, ललका झंडा बा, मतलब लाल झंडा है अभी। और बड़े खुश भी होते थे और कहते थे, और हमसे पूछते थे क्या क्या थानेदार का मार सकत हो, जी। अगर पुलिस हमको तंग करे तो आप लोग कुछ कर सकते हो। तो ये इस बात में हमारे उस जमाने के नेता बहुत मतलब जाने जाते थे कि ये थाने के सामने नहीं झुकते। बाबर का नाम आपने सुना है, और तमाम लोग हैं कि ये लोग हमेशा पुलिस से भिड़ जाना, थाने को घेर लेना। तो ये लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे काम करने वाले लोग फिर से निकलें। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम जो वामपंथी लोग हैं, और इसमें हम बहुत सारे जो समाजवादी सोच के लोग उनको भी जोड़ते हैं, समाजवादियों को भी अपना कुछ कम्युनिस्टों के प्रति थोड़ा सा सोच बदलनी होगी। ये जो हमारे अम्बेडकरवादी भाई हैं उनको भी थोड़ा बदलने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक जुझारू आंदोलन फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। किसान आंदोलन तो आज हम देख रहे हैं, उस तरह का जुझारू आंदोलन पूरे प्रदेश में एक बार फिर हो, इसकी बहुत जरूरत है। और इसी के सहारे एक बार फिर लाल झंडे के लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसके बिना नहीं आ बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाषिनी जी। मैं एक और चीज बताऊं, जब हम सब लोग पढ़ रहे थे और यूनिवर्सिटी में एवरेज, वो वोट दे ना दे वाला बात है, एक एवरेज लड़के का झुकान लेफ्ट आइडियोलॉजी की तरफ, दलित मतलब समाज के उस वर्ग की तरफ जो लोगों वंचित हैं, एक 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 नॉर्मल वो रहता था रुझान। खैर, मैं एक चीज और ऐड कर देना चाहूं, और पूरी गंभीरता से, पूरी ईमानदारी से, कि हम लोग नॉर्थ के लोग एज कंपेयर टू साउथ, हम जब साउथ जाते हैं तो मुझे वो ज्यादा भारतीय लगते हैं। वो साड़ी पहनना, लुंगी पहनना, वेणी लगाना, नहीं वाद्य बजाना, घर में मतलब उनका घर आपको ज्यादा भारतीय लगता है। हम लोग शायद हम लोग ज्यादा एग्जिबिशनिस्ट हैं। हम लोग अपना उस पर बैठ के खाएंगे, कांटे चम्मच से खाने लगे हैं। वो सब अभी भी हम एक आईटी मद्रास में एक हम कर रहे थे कोई कोर्स, वो हमारा प्रोफेसर वो पहन के आता था, बाथरूम स्लीपर पहन के आता था। मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई बाथरूम स्लीपर पहन के यहाँ से जाएगा। घर बाहर पहनने की चप्पल अलग, घर की अलग, वहां की अलग, क्या क्या है। खैर, तो मैं हरदम ये मानता हूँ कि दक्षिण भारत के जो मैं लोग, ये भी मानती हूँ कि हम लोग जो खासतौर से, अभी मैं यूपी की बात कर सकती हूँ, तो हम लोगों की संस्कृति ही चौपट है। मतलब हम लोगों की संस्कृति क्या है अब ना, हम लोग मतलब संस्कृति से हम लोग बहुत दूर हैं। हर तरह की संस्कृति से हम बहुत दूर हो गए हैं। हम लोग अपने आप को मानते हैं कि हम लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन पढ़ने में, लिखने में, अपने साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य को हम लोगों ने मान लिया है कि सरकार को इसकी रक्षा करने की जरूरत है। ये हमारा नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। बाकी हर प्रदेश में तमिल के लोग तमिल साहित्य को बचाने में, उसको बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, महाराष्ट्र के लोग दूसरे। लेकिन हिंदी वाले चूंकि देश पर राज कर रहे हैं, इसलिए उनको नहीं लगता कि अपने संस्कृति, अपनी इतिहास और अपने
साहित्य के प्रति उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, हाँ, ये तो सुभाष जी, सरकार की हाँ, जिम्मेदारी है। सुभाष जी, मैं ये मतलब एक बात करके, क्योंकि अंतहीन चर्चा हो जाएगी, मैं गांधी भवन उत्तर, आप लखनऊ चली जाइए, हाँ, इतनी बुरी हालत है उसकी, आपको यतीम खाना लगता है। और आप बेंगलोर के गांधी भवन चले जाइए, गांधी जी कोई कर्नाटक में इतना काम नहीं किए थे, लेकिन इतना वाइब्रेंट, इतना सुंदर, इतना साफ सुथरा, इतना उसके साथ, तो वो एक हम लोगों का, जैसा आपने कहा। खैर, मैं जल्दी से अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाऊं, क्योंकि ये बात तो खत्म नहीं होगी। चलिए। प्रबल, आपसे ये एक चीज समझनी है, और आपसे ये समझना है कि इस सरकार जो बार बार कह रही है कि हम सबका पुराना बकाया दे रहे हैं, हम सब्सिडी सबको ठीक से पहुंचा रहे हैं, आप इस समय बैठे हुए हैं पूर्वांचल में, क्या सबके पुरानी पर्ची अर्ची गन्ने की मिल गई, पैसा ऐसा हो गया सब लोगों का, सब खरीद हो गई? प्रबल, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, कहीं नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं कुछ तो भी नहीं हो रहा है क्या ऐसा स्थिति है भी। ये सब बातें बस कागजी है। जी? स्थिति तो बहुत ही विकराल है। यहाँ पर गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, और गोंडा की स्थिति यह है कि भारतीय किसान यूनियन समाज एक संगठन है, वो संगठन के लोग वहां पर धरना देकर बैठे हुए थे कि हमारा गेहूं खरीदा जाए। और आप सोचिए कि बारिश का मौसम है, और बारिश के में लोग वहां पे तिरपाल डालकर बैठे हुए थे, धरना देना पड़ रहा है। किसानों की स्थिति ये है। बाकी जगहों पर जो व्यापारी हैं या बनिया हैं, वो जाकर लोगों का गेहूं खरीद रहे हैं। और मैंने पता किया कि महाराजगंज में भी स्थिति यही है। आप तो इस इलाके को बहुत तरीके से जानते, कुशीनगर में भी स्थिति यही है। कहीं कोई पेमेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सारी बातें बस हवा हवाई हैं, सारी बातें बस मीडिया मैनेजमेंट जब चल रहा है, क्योंकि मीडिया को आपको पता ही है कितने पैसे ये लोग दे रहे हैं। जी, मैं सुभाषिनी जी की एक बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जिससे सुभाषिनी जी ने कहा कि झारखंडे राय या जयप्रकाश नारायण जय नारायण सिंह थे, और यहाँ पर जय बहादुर सिंह हुआ करते थे, और यहाँ पर आपके बल्लाल सक्सेना गेंदा सिंह जी भी रहते थे। जैसे ही उदय ये समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह जी का हुआ या बहुजन समाज पार्टी का हुआ, तो सबसे बड़ा डेंट तो किसान आंदोलन को ही हुआ है। इस किसान आंदोलन को खत्म करने में जहाँ हिंदू वाहिनी के योगी आदित्यनाथ का हाथ है, उतना ही हाथ इन लोगों का भी रहा है। इन लोगों ने जातियों में विभक्त करके, जातियों के प्राइसिंग करके, इन लोगों ने किसान आंदोलन, खासकर किसान आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, चाहे भूमिहीन किसान हो, चाहे वो किसान हो। कल मैं अपने गांव के क्षेत्र में गया हुआ था, वहां मैंने जानने की कोशिश की क्या किसान आंदोलन के विषय में उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसान आंदोलन से। मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन, जबकि तब भी कह रहा हूँ उन्हें वही जाति, वही चीज, वही धर्मांतरण। और आप देख रहे हैं मुद्दा कैसे शिफ्ट किया गया है। विवाद की घटना एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे गोरखपुर के क्षेत्र में एक नर्सरी लगाई गई, फिर दूसरी नर्सरी इनकी थी मुजफ्फरनगर जो ध्वस्त हुई, तीसरी नर्सरी इन्होंने गुजरों के साथ कर दी। देखिए यहाँ पर क्षत्रियों और राजपूतों के साथ एक नर्सरी लगाई गई है। जातियों को समझिए आप, जातियों में जो मार्शल कौम है, गोरखपुर के आसपास के ठाकुरों को इकट्ठा करके एक नर्सरी आरएसएस ने यहाँ लगाई गोरखपुर क्षेत्र में, दूसरी नर्सरी जाटों को लेकर मुजफ्फरनगर में लगाई गई, और तीसरी नर्सरी अब गुजरों को लेकर, गुजर नौजवानों साथियों को लेकर वहां पर लगाने की कोशिश की जा रही है। उनके अंदर पेंट्रेट करके, उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर, उनको हिंसा में लिप्त करके ये किया जा रहा है। और मुझे ये थोड़ा सा बहुत बड़ा, सुनाई कम दे रहा है, आप थोड़ा अपना माइक में। हाँ, आप थोड़ा तेज जी बोलते हैं प्रबल। जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 नर्सरी वो बनाई मैंने गई बात थी। आपकी सुन ली। हाँ, जी जी, जातियों तो में जिस तरह से विभाजित हाँ कर रहे हैं। जी, जातियों में विभाजित कर रहे हैं। और अब गुजरों के ऊपर इन्होंने किया, क्योंकि जाट तो इनके इनके क्लचेस से निकल के बाहर आ गए हैं। जाटों ने और जाट मुसलमानों ने एकताबद्ध कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लग गया कि हमारी ये नर्सरी अब समाप्त हो गई। अब उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, वो है मेवात का इलाका, रुन्नू का इलाका, उसके आसपास। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी घटना हुई थी। और मैं आपको पहलू बताऊं, खान भी वहीं के हैं, जी जी, पहलू पहलू खान। खान भी और वहीं के हैं। जी, उसके बीच में किसान आंदोलन जब हो रहा था, किसान आंदोलन में जब हिंदू मुसलमान, एक और मैं बताऊं, मेवात में हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा, आपको नहीं मालूम, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली मेवात में किसान आंदोलन की हुई थी अभी फरवरी में। और उसको लेने के उसके होने के बाद ये सरकार में बहुत घबराहट है, आरएसएस में घबराहट है। उसी का ये नतीजा है कि ये जो करेक्ट। अभी मेवात में और न्यू में जो नया कांड ये कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं। और इसी सब चीजों को लेकर ये देखिए, इससे फायदा कॉर्पोरेट घरानों को भी हो रहा है। कॉर्पोरेट घरानों ने भी ये स्थितियां
पैदा कर दी हैं कि अगर हम इनके साथ रहेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, तो हम कोई भी कानून पास करा लेंगे, कोई भी चीज लूट लेंगे। उसी का नतीजा है 3 कानून जो हुआ है, 3 काले कानून है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन का आज खामियाजा जो किसान काफी दिन से चिल्ला रहे थे, आज खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है कि सरसों का तेल आज 230 से 240 रुपया किलो बिकने लगा। ये सबसे बड़ी चीज है। कोई भी तेल, खाद तेल जो है 100-150 रुपए से नीचे नहीं है, सारे 180, 190, 230, 240, 400 रुपए तक बिक रहा है। ये सबसे बड़ा खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम की तो बात ही छोड़ दी। और लोगों को बीच में आरएसएस वाले गलत व्याख्या कर रहे हैं लोगों के बीच में कि महामारी है, महामारी आई थी इसलिए लोग बच गए हैं, वो मोदी जी के कारण बच गए हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये नई चर्चा शुरू कर दिए हैं। और वैक्सीन पर लोगों को रोका जा रहा है कि वैक्सीन लगे या ना लगाएं। इस पर बहुत सारी चर्चाएं कि डॉक्टर ही नहीं है, सारी गलतियां जनता के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर खेलने की कोशिश किया जा रहा है। ये सब विषय। प्रबल जी, मैं अभी हम लोग किसान के थोड़ा और बात कर लेंगे। मैं आतंक जी से एक चीज और समझना चाह रहा हूँ जो प्रबल जी कह रहे हैं। एक नेरेटिव और है कि अभी दाम एक बेतहाशा बढ़े हैं फर्टिलाइजर्स के, बेतहाशा, और सरकार कह रही वो तो हम उससे ज्यादा आपको सब्सिडी दे रहे हैं और सीधे पैसा दे रहे हैं। ये क्या है, ये क्या गोलमाल है आतंक जी? जी, फर्टिलाइजर सब्सिडी का ये बात है कि फर्टिलाइजर जो यूरिया है और डीएपी है, 2 टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं। यूरिया पे जो सब्सिडी है वो करीब 15 से 20% रहती है, जो पिछले 30-35 सालों में बदली नहीं। डीएपी के दाम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस उसके कुछ बड़े 1200 से वो 1900 रुपए हो गए। इन्होंने पहले वो प्राइस इंप्लीमेंट किया और उसके बाद कहा कि हम 1900 से 1200 कर देंगे और उसमें 700 रुपए की सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर कंपनी को जाएगी, किसान को फिर भी 1900 रुपए देना पड़ेगा और वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हम पैसा उनको देंगे, जो कि अभी तो कुछ पता नहीं है। अभी तो किसान 1900 रुपए में ही डीएपी खरीद रहे हैं। और लागत के मूल्य की जहां तक बात है, अगर आप सब्सिडी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो 4 चीजों पर देती है। एक फर्टिलाइजर, क्योंकि उस पर कोटा पहले होता था, अब कोटा नहीं है, पर वो इंपोर्ट के जरिए की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। एक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को उन्होंने 2 भाग में कर दिया। 13,000 करोड़ की करीब ग्रुप इंश्योरेंस उन्होंने फार्मर्स को दी है, जिसमें 6,500 करोड़ रुपए जो है वो सेंटर की सरकार खर्चा करती है और 6,500 करोड़ स्टेट की सरकार खर्चा करती है। हालांकि उसमें एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि स्टेट्स का दायित्व बन जाता है ये बताने का कि कौन सी क्रॉप की क्या लागत है रबी खरीफ में और कितनी आउटपुट है। उस प्रोडक्शन आउटपुट के बेसिस पे क्लेम मिलेगा, जो कि कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि स्टेट्स के पास डेटा नहीं है। और अगर डेटा है तो सेंटर की गवर्नमेंट को देना और इंश्योरेंस कंपनी का उन दोनों को एग्री करना, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला मामला है। एक चीज और आ जाती है क्रेडिट की। अब क्रेडिट सेंटर की सरकार कहती है कि 20 से 25,000 करोड़ रुपए का हम लोग क्रेडिट देते हैं फार्मर्स को स्टोरेज करने के लिए। अब आपने खुद देखा कि अदानी को सारे साइलोज एफसीआई के दे दिए गए। 2.5 लाख से 3 लाख मेट्रिक टन तक की क्रॉप की भंडारण, असीमत भंडारण की योजना अदानी को दे दी गई। तो ये जो 20,000 करोड़ रुपए का जो क्रेडिट है, जो कि किसानों को या बड़े किसानों को सिर्फ स्टोरेज करने के लिए दिया जाता है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो वो क्रेडिट नॉर्मली बैंकों के थ्रू डाइवर्ट कर दिया जाता है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। ये भी एक सच है जो हम लोग क्योंकि फील्ड में रहते हैं तो हम लोगों को इस बारे में पता रहता है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, प्राइस सपोर्ट की जहां बात आती है, गवर्नमेंट को कहा जाता है कि आप एमएसपी पे लॉ बना दीजिए, जो 23 हमारी क्रॉप्स हैं उस पे कम से कम एक न्यूनतम मूल्य मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आप देखिए पेट्रोल डीजल की बात करें तो 92-93 रुपए लीटर डीजल है और करीब 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। और ये पेट्रोल और डीजल और जो खाद का सामान है, जो ट्रांसपोर्ट का सामान है, वो ऑलरेडी आपने इन्फ्लेशन में देखा कि 7% इन्फ्लेशन राइज हुआ है। 6.5% तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, 7% के करीब कुछ इकोनॉमिस्ट ने उसकी फिगर निकाली है कि इस साल का इन्फ्लेशन है। अब जो इन्होंने क्रॉप्स के रेट बढ़ाए भी, उसमें सबसे मिनिमम इन्होंने बढ़ाया शायद मक्का का 1.1% और मैक्सिमम इन्होंने जो है कुछ ऑयल सीड्स का किया 6.6%। एवरेज अगर हम लें तो 3.5 to 3.6% इन्होंने इजाफा किया एमएसपी पे। और इन्फ्लेशन 7% पे है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का 30% हिस्सा है, ऑयल सीड्स का 50% हिस्सा है। तो वो नेट इफेक्ट जो है इन्फ्लेशन का या जीडीपी पे ग्रोथ का, वो नेगेटिव ही है, क्योंकि 7% इन्फ्लेशन पे अगर आप 3%, 3.5% एवरेज प्राइस इनपुट दे रहे हैं तो 3.5-4% का लॉस ही है। और यही जो फार्मर है ये कंज्यूमर भी है, हेल्थ सर्विसेज का कंज्यूमर है, प्राइमरी एजुकेशन का कंज्यूमर है, जो कि आपने प्राइवेटाइज कर दी है। तो आप देखें
कि अभी कोरोना काल में आपने देखा कि कैसे 1,000 रुपए का इंजेक्शन 20,000 रुपए में मिल रहा था, कैसे एक दवा जो 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 फ्री मिलनी चाहिए उसके उसके वैक्सीनेशन के लिए 1200-1400 रुपए लिए जा रहे हैं। जबकि 1947 से 2013-14 तक जितनी भी वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है, वेक्टर बॉर्न हुई है, या पोलियो की हुई है, या डीबीटी की हुई है, वो फ्री रही है। वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना इस देश में वेलफेयर स्टेट का काम है, जो कि सरकार को करना चाहिए। अब ये वैक्सीन का प्राइस कभी 250 रुपए, कभी 1200 रुपए, कभी 1500 रुपए। अब 21 जून को उन्होंने शुरू किया है, देखें 80 लाख 82 लाख कहते हैं वैक्सीन उन्होंने के। अच्छा, उसमें एक और कैविएट है कि केंद्र प्रशासित प्रदेशों में ही वैक्सीनेशन जो है वो तुरंत लग रही है, जो केंद्र प्रशासित प्रदेश नहीं, उनमें नहीं लग रही है। आतंक जी, आपको रोकूंगा थोड़ा, क्योंकि चक्कर क्या है, वो एक ऐसा बड़ा सब्जेक्ट है। नहीं, मैं आपको उसको लिमिट कर देता हूं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक किसान जो है वो हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन का कंज्यूमर भी है। वहां इन्फ्लेशन का कंट्रोल आपके हाथ में है नहीं। किसानों की फसल का दाम आप 2% 3% से बढ़ाते हैं, तो किसान जाएगा कहां? अब आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, जो कि हमें बताया जाता है। एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, उसमें जितनी भी लोन माफी होती है वो स्टेट करती है। आपको जान के हैरानी होगी कि 1,22,000 करोड़ रुपए के लोन माफ किए जाते हैं हर साल, और ज्यादातर वो लोन माफी की जो योजना है वो इलेक्शन के टाइम आती है। अब तमिलनाडु का इलेक्शन होगा 2014 में, तो तब हुआ। यूपी का इलेक्शन 2017 में हुआ, पंजाब का इलेक्शन 2017 में तब हुआ। अब 2021 आएगी तो फिर लोन माफी, ऋण माफी की। ये जो है नेगेटिव ग्रोथ पैटर्न है। अब और देखिए कि पावर सब्सिडी, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पावर है, जितने भी डिस्कॉम्स हैं जो पावर सप्लाई करते हैं, वो लॉस मेकिंग है। उनका फर्ज कीजिए एक पर्टिकुलर स्टेट लाइक यूपी में 1,15,000 से 1,20,000 करोड़ रुपए का लॉस है। वो क्या करते हैं, वो कागजों में दिखाते हैं कि 90,000 करोड़ रुपए की बिजली गांव देहात खा गए, चोरी की बिजली चली गई। तो वो अपने लॉसेस पूरी करने के लिए गवर्नमेंट को चिट्ठा लिख के दे देते हैं, वहां से वो पैसा ले लेते हैं। जबकि आप खुद जानते हैं, मेरे भी गांव में जो है वो खेत है, पूरा पूरा दिन 18-18 घंटे बिजली होती नहीं है। रात को 10 बजे बिजली आती है, सुबह 6 बजे काट दी जाती है। कोई बेचारा वहां बिजली का मोटर लगाता है तो कोई तार से चिपक जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि बिजली सप्लाई होती नहीं है। पावर सब्सिडी का बिल 90,000 रुपए करोड़ का जो स्टेट गवर्नमेंट राइट ऑफ करती है, वो किस बिहाफ पे करती है? तो ये भी एक विषय है। दूसरी चीज जो उसमें है, इरिगेशन से रिलेटेड का आज तक इस देश में कभी कॉस्ट अकाउंटिंग हुई नहीं। कितना पानी निकाला जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, क्या पंप सेट्स, डीजल के पंप सेट्स यूज किए जा रहे हैं, कैसे क्रॉप्स के सब्सिडीज को लेके कहां हमें एमएसपी ज्यादा देनी चाहिए जहां वाटर कंजर्वेशन को, कहां ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन ज्यादा है जहां पे हम लोगों को उस क्रॉप को डिस्करेज करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव लाइफ स्टॉक और अदर अलाइड एक्टिविटीज के थ्रू करना चाहिए। लास्ट बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड्स और जो जिसको कहते हैं कि लैंड डेवलपमेंट रिकॉर्ड्स या जो भी रिकॉर्ड स्टेट लेवल पे, तहसील लेवल पे और सरकारी लेवल पे वो मेंटेन्ड नहीं है, जिसकी वजह से 2 बीघे 4 बीघे लैंड की होल्डिंग 68 to 80% किसानों की है। और अगर आप उनकी न्यूनतम आय देखें तो 44,000 रुपए पर एकड़ की मिनिमम आय है, मैक्सिमम आय है एक साल की। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 8800 रुपए से 9,000 रुपए पर एकड़ जो है सब्सिडी देते हैं, तो 54,000 रुपए हो गई। अब वो 54,000 रुपए में एक फैमिली जिसकी इनकम 5,000 रुपए से भी नीचे है पर एनम, वो कहां से गुजर बसर करेगा? ऑब्वियसली बात है, उसके बच्चे जाके वहां शहरों में गार्ड की नौकरी करेंगे, जोमेटो स्विगी पे नौकरी करेंगे, सफाई कर्मचारी बनेंगे। तो ये सब बातें हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो आज की डेट में पर कैपिटा इनकम फार्मर्स की है, उसमें 50 to 55% इनकम लेबर से रिलेटेड है। अब मनरेगा में 14 दिन का काम मिलता है या 14 दिन का काम मिलता है, 2 दिन का काम वो खा जाते हैं कमीशन में, 2 दिन का काम एजेंट खा जाता है, 18 दिन का काम दिखाते हैं, 14 दिन का काम मिलता है। न्यूनतम आय 375 से 400 रुपए ऊपर जा ही नहीं रही पर डे की। तो किसान जाएगा कहां? ना दवा खरीद कर पाएगा, ना खाना खरीद कर पाएगा। तो ये सब्सिडी का जो सिस्टम है ये टोटली करप्टेड है। और जब तक उस पर कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी नहीं बैठेगी और उस पर कोई पॉलिसी पे वर्किंग नहीं होगी, जब तक इस चीजों से हम बाहर नहीं निकल सकते। सुभाषिनी जी, मैं प्रश्न समय की थोड़ी वो है, तो मैं आपसे बहुत ये सारी समस्याएं हम सबको पता है, जो भी आतंकजीत जी कह रहे हैं या किसान कह रहा है कि जब इलेक्शन आता है तो बहुत सी चीजें पैसे आने लगते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो हम लोग वोट भी जाके जहां जिसका मर्जी होती है, मैं अपने जात में देता हूँ, वो अपनी जात में देते हैं, ये सब लोग करते हैं। ये जो किसान वाला अभी आंदोलन चल रहा है
सुभाषिनी जी, ये वेस्टर्न यूपी में जरूर होगा, लेकिन अभी भी अपने को खुश करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल यूपी या ईस्टर्न यूपी में इसका बहुत प्रभाव है। मैं अभी इसका प्रभाव नहीं देख रहा हूं। इसका कोई प्रभाव वेस्ट बंगाल में नहीं था। आज की तारीख में आके लोग अपनी पीठ ठोक लें कि नहीं हम लोग गए और हम लोगों ने हरा दिया। इट वॉज ओनली ममता एंड ममता बनर्जी जो मोदी के सामने खड़ी हुई, चैलेंज किया और लोगों ने उसको उस बिना पे वोट किया। ये किसान आंदोलन के पक्ष में वोट कहीं नहीं था। उसी तरह से मैं आगाह करना चाह रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि कैसे होगा, क्योंकि किसानों की दुर्दशा हो रही है। मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए उनको काफी किसान आंदोलन ने प्रभावित किया है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसा ही रिजल्ट है। पश्चिम में भी आया, आप देखें कि प्रयागराज में, अयोध्या, बनारस में भाजपा बुरी तरह से हारी है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो कोविड का जो सेकेंड वेव है वो तो पंचायत चुनाव के बाद उसका असर देखने को मिला है, और ये जो इतनी मौतें हुई वगैरह वगैरह, तो आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से लोगों ने वोट इनको नहीं दिया। इन्होंने लव जिहाद भी चलाया, इसने हिंदू मुस्लिम शादियां भी खूब, मतलब उसको लेकर के, गाय को लेकर के मुसलमानों को बंद करना, हत्या कर, वो सारे इनके पैतड़े चले। लेकिन इसके बावजूद पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि पंचायत चुनाव में इनकी बहुत बुरी हार हुई है, जबकि यही एक पार्टी है जिसने पूरी ताकत और पूरा पैसा और सब कुछ लगाया था चुनाव जीतने के लिए। तो ये दिखाता है कि किसानों की जो दुर्दशा है, और हमने थोड़ा बहुत इटावा में कुछ गांवों में मीटिंग्स की, कानपुर देहात में की, सुल्तानपुर में की, बहुत रिस्पांस था। लोग पूछते थे हम लोग क्या करें, तो अब ये तो हम नहीं कह सकते थे जाओ गाजीपुर बॉर्डर पे बैठो, तो यही कह सकते थे भाई इनको पंचायत चुनाव में हरा दो। तो ये निश्चित रूप से दिखाता है कि किसानों में एक बहुत बड़ी बेचैनी है, और इस सेकेंड वेव के बाद आम जनता में भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि बहुत लोग मरे हैं। कोई एक परिवार आपको नहीं दिखेगा जिसका कोई मरा ना हो। मैं अभी कानपुर काफी दिन के बाद आई हूँ, सुबह से शाम तक यही जानकारी मिलती है, उनके घर में फलाने मर गए, उनके घर में फलाने और ये तो वेल टू डू लोग जिनकी डेथ्स जो है सब नोटेड है, लेकिन गरीबों में कितने लोग मरे होंगे, गांवों में कितने लोग मरे होंगे, किसी को पता ही नहीं है। जी जी, लेकिन जिनके घर वाले मरे हैं उनको तो पता है। जी, मैं प्रबल अब आपके पास आ रहा हूं समाप्त करने से पहले, अंतिम आपसे, लेकिन मेरा एक इसमें थोड़ा फर्क वो व्यू है। पंचायत चुनाव में मूलतः कोरोना का गुस्सा था, जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट था। ये हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितना मैं समझाऊं उस समय लोग आक्रोश में थे, गुस्से में थे, लोग मरे थे और उस समय इलेक्शन करा रहे थे, वो गुस्सा था। लेकिन वो कोरोना को जो वेव थी वो बाद में आई थी, इलेक्शन पहले हो चुके थे। नहीं 2 मई को काउंटिंग हो चुकी थी, जबकि अप्रैल के तो सेकंड वीक में अप्रैल वाज द वन ऑफ द वर्स्ट मंथ। इट वाज बट वहां पे आसिफ जी, अगर मान लीजिए ये किसान नेता ये मान के बैठ रहे हैं कि किसानों ने हराया है, तो उनको बहुत मुबारक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं बिल्कुल कह रहा हूं ग्राउंड पे ये बात नहीं है जितना मैं देखा। हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा चश्मे का नंबर दूसरा है, ये भी मैं मान रहा हूं, आई एम गिविंग दैट, वो मूल रूप से। और लेकिन आप ये भी देख लीजिएगा कि ये प्रबल वहां बैठे हुए हैं, कैसे जिला पंचायत पे बीजेपी कब्जा करने जा रही है, सामने दिख जाएगा। वो तो हम लोग को मालूम है। वो तो जो सत्ता पक्ष रहती है वो खरीद लेती है, वो अध्यक्ष बनाती है 5-5 करोड़ और पैसे से। नहीं, और मुझे तो ये लगता है कि एक डिमांड ये भी होनी चाहिए जब भी कभी हो, कि पंचायत राज का कितना पायस और कितना शुद्ध वो था, कि किस तरह से लास्ट मैन तक वो पहुंचेगी सत्ता, उसको किस तरह से उसको पैसा देके और उसको कैसे खरीदने का काम हुआ है। खैर प्रबल, मैं आपके पास जल्दी से आ रहा हूँ। आप लोग कुछ एक प्रदर्शन कर रहे हैं शायद हाल फिलहाल ऑनर साहब के यहाँ, वो जरा 2 मिनट बता दीजिए, फिर इसको समाप्त करें। जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 तारीख को हर राजभवन पर एक मार्च करने या वहां तक अपना पत्रक पहुंचाने की कार्य योजना बनाई है। उसी कार्य योजना के अंतर्गत देश के हर राजधानी, प्रदेश के हर राजधानियों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। उसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसकी योजना बन रही है। और मैं आपको जानकारी दूं कि जो संगठन अभी तक गाजीपुर बॉर्डर नहीं है, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अपने
जहां जहां वो मजबूती से क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे वो तहसील स्तर पे कर रहे हों, चाहे जिला मुख्यालयों के स्तर पे कर रहे हों, उन सारे संगठनों से मेरी और एक दो साथी और हैं, उन लोगों ने ग्रुप भी बनाया है और हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं और कोशिश हो रही है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और संयुक्त किसान मोर्चा का उत्तर प्रदेश चैप्टर भी विस्तार हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश मात्र वेस्टर्न यूपी से या कुछ और सेंट्रल यूपी से ही नहीं चलने वाला, क्योंकि उसमें बुंदेलखंड के भी किसान हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के भी किसान हैं और भी दक्षिणांचल क्षेत्र के भी किसान हैं। यहाँ तक हमें और पहुंच बनानी है और ऐसा नहीं है कि संगठन काम नहीं कर रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि विभिन्न संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की हर अपील पर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, प्रदर्शन जरूर करते हैं। सरकार के इतनी ज्यादा तानाशाही है कि मुझे बताया जा रहा है कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा इस कार्य योजना की कि 26 तारीख को लखनऊ में कोई प्रदर्शन है, तो रात से ही 25 या 24 की रात से ही लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश किया जा रहा है या घरों पर नजरबंद किया जा रहा है। उसके बावजूद भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन का असर की पंचायत चुनाव की, तो हम खुद सीतापुर और हरदोई के इलाके में खुद हम गए थे। खुद हमने पर्सनली काफी जगहों पर, कई गांवों का हमने भ्रमण किया था। कुछ जिला पंचायतों के कैंडिडेटों के विरुद्ध, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हम लोगों ने प्रचार भी किया था और हम लोगों ने वहां पर कचहरियों में जाकर और तमाम जगहों पर जाकर हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया था, पैम्फलेट्स भी बांटे थे। ऐसा नहीं है कि असर है, लेकिन कुछ जगहों पर जातिगत मामला ज्यादा है। लेकिन उस जातिगत मामले को भी हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना होगा कि मात्र ये जातियों का ही चुनाव रह जाएगा और हमें जो भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनसे भी किसान आंदोलन को लिखवाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि आप अंबानी और अडानी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अगर आप रिश्ता रखेंगे तो हम आपको लिए अपील नहीं कर सकते, आप अपील का हिस्सा नहीं बन सकते। ये तो उनसे भी बात करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट घराने की दलाली भारतीय जनता पार्टी ही नहीं करती है, विभिन्न दल भी करते हैं। अनिल अंबानी के रिश्ते किससे किससे हैं और मुकेश अंबानी के किससे किससे रिश्ते हैं, किसानों को लूटने वालों के, अडानी के किससे किससे, ये सबको पता है, जग जाहिर है। मैं समय की थोड़ी सीमा है, लेकिन भाई मैं बहुत सुखी, मैं आपको ये मान लीजिए कि निंदक मेरे राखे आंगन कुटी छपाए। मैं आप लोगों की निंदा इसलिए करता हूं कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर ये सारी चीजें ग्राउंड पे हों। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि एज अ स्ट्रेटेजी आप सारे लोगों को अगर ये ठीक करने लगेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। आपके सामने अभी बहुत स्पेसिफिक लक्ष्य होना चाहिए। किसान बिल 3 वापस होने हैं। जो पार्टी वापस नहीं कर रही है, वो दूसरी पार्टी आएगी, वो क्या करेगी तो उसको देखा जाएगा, उस समय देखेंगे अगर वो खराब करेगी। अभी तो जो पार्टी आपकी बात नहीं मान रही है उसको लक्ष्य करिए। सारी पार्टी को ठीक मत करने लगिए। सारी पार्टी को ठीक करने लग जाएंगे तो एक भी ठीक नहीं होगा। एक पार्टी को ठीक करिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखिए कि किसने आपकी बात नहीं मानी है, किसने किसानों के साथ सबसे ज्यादा बदमाशी की है। सबने की है, कांग्रेस ने भी की है, ये सब हम सब लोग मानते हैं। देश की आजादी के बाद हुई है, लेकिन आज जैसी बदमाशी हो रही है, जैसा ठगा जा रहा है किसानों को, उसको फोकस रखने की मेरे ख्याल में जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सुभाषिनी जी। सही बात है, सही बात है। थैंक यू। थैंक यू।